हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म। और एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर मैं कामेश श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेसन लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके साथ हैं गेट 2024 इसी ब्रांच की ऑल इंडिया रैंक होल्डर, ऑल इंडिया रैंक 152 होल्डर अंकिता सिंह। और इन्होंने ये जो रैंक हासिल की है वो 3-4 साल गेट देने के बाद फाइनली 2024 में 152 रैंक हासिल की है। तो आई वेलकम अंकिता ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, तो अंकिता, इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके थ्रू स्टूडेंट्स को गाइड करने वाला हूं, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उससे आने वाले जो कैंडिडेट हैं जो गेट 2025-26 में अपियर होने वाले हैं, उनको कुछ बेनिफिट मिल सके, वो अपनी मिस्टेक्स को कम कर सकें और आपकी अगर स्ट्रेटेजी उनसे मैच हो सकती है तो वो उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके वो भी सक्सेस पा सकें आने वाले एग्जाम में। ये हमारा मोटिव रहने वाला है इस इंटरव्यू के थ्रू, सो दैट स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अंकिता कि आप अपने बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बताइए। आप कहां से बिलोंग करती हैं, कहां से आपने स्कूलिंग की है, आपका कॉलेज क्या था जहां से आपने इंजीनियरिंग की है, इसके बारे में आप बताइए। सर, मेरा नाम अंकिता है और वैसे तो मैं बिहार से हूँ। बट मेरी फैमिली हमेशा से हम लोग मुंबई में रहे हैं और अच्छा। मैंने अपनी स्कूलिंग महाराष्ट्र से ही की है। और मेरा जो बीटेक का कॉलेज था वो भी मैंने महाराष्ट्र मुंबई में ही था। मेरा विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी से मैंने अपनी बीटेक बी की है इन ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हम्म। इन 2021। एंड माय फादर इज इन रेलवेज एंड माय ब्रदर इज इन सीपीएस। ओके, तो आपका ये जो कॉलेज था इंजीनियरिंग का, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज था कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था? नहीं सर, मेरा गवर्नमेंट था। अच्छा, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हाँ, कॉलेज था आपका ये। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती ओके, थी। तो यस, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग किया और स्कूलिंग आपका महाराष्ट्र से था। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नो सर, स्कूल। तो गवर्नमेंट देखिए स्कूल से था। स्टूडेंट, आप सब केंद्र लोग ये विद्यालय से। चीज़ देख पा रहे हैं कि इन्होंने एक गवर्नमेंट स्कूल से स्कूलिंग की है और एक गवर्नमेंट कॉलेज से ही इन्होंने इंजीनियरिंग की है। उसके बावजूद भी आज अपने हौसलों की वजह से इन्होंने गेट 2024 में 152 ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। तो अंकिता, आपके ये जो एक्सपीरियंस रहे हैं इसके थ्रू स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके, इसलिए मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आप 2021 के पास आउट हैं जैसे आपने बोला, और सर। 2024 में आपकी ऑल इंडिया रैंक 152 है। तो हम्म। 2021 में आपका क्या रिजल्ट रहा, 22 में क्या रहा, 23 में क्या रहा, क्या आपकी जर्नी रही, इसके बारे में आप मुझे बताइए। सर, मैं 2021 में पास आउट हूँ। बट सर वो कोविड पीरियड उस टाइम चल रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं थी कि मुझे क्या करना है। तो मैंने, वैसे मैं प्लेसमेंट्स नहीं बैठी थी। मेरे ओके। पापा ने मुझे पहले ही मना कर दिया था कि नहीं, तुम गेट की तरफ फोकस्ड हो। बट आई वॉज नॉट वेरी मच फोकस्ड अबाउट इट। तो सर, मैंने जो मेरी मेन प्रिपरेशन है वो बीटेक के बाद से ही चालू की है। 21 के जून के बाद से चालू की थी। और सर, जो सबसे ज्यादा मुझे टफेस्ट सब्जेक्ट जो पूरे बीटेक में लगता था वो फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में आया था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस करके। अच्छा। तो जो सबसे पहला जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा था वो ईडीसी ही पढ़ी थी मैंने। आपके यूट्यूब के लेक्चर्स थे तो मैंने उससे स्टार्ट किया था। तो सर, जो मैंने 2022 का गेट दिया था सर, उसमें ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़े थे। मैंने सिर्फ दो तीन तीन चार ही सब्जेक्ट्स पढ़े थे। ईएमटी पढ़ी थी, ईडीसी पढ़ी थी, और दो तीन नेटवर्क ये सब पढ़ा था, कंट्रोल पढ़ा था। और सारा सा सेल्फ प्रिपरेशन जितना आपने खुद से हो पाया, जितना यूट्यूब वीडियोस से मैंने आपके देखा, उसके थ्रू मैंने जितना किया था। तो मैंने 2022 में गेट सबसे पहली बार लिखा था। और सर उसमें मेरी 1250 के अराउंड रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंक। तो सर, मुझे लगा कि अगर खुद से प्रिपेयर करके अगर मतलब इतना आ रहा है तो आई शुड गिव इट अ टच। तो सर मैंने उसको फिर एक अच्छे से टच दिया। फिर मैंने एक साल वापस से तैयारी की 23 के लिए। बट सर 23 में मुझे मेरा रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं था, मतलब बहुत ही ज्यादा पीछे रैंक चली गई थी मेरी। तो सर मुझे तो लगा कि अब एकदम से, मैंने सोचा था कहाँ 1250, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी रैंक बहुत कम ही आएगी, अब मतलब सुधरनी अच्छी रैंक चाहिए, आएगी, बेटर होनी चाहिए। सुधरनी चाहिए। यस सर। हम्म। बट मेरी रैंक से बहुत ही पीछे चली गई थी। तो मुझे फिर लगा कि नहीं, कहीं तो लैक कर रही हूँ मैं। हम्म। फिर सर मैंने वापस से 1 ईयर का सेल्फ प्रिपेयर करके वापस से गेट दिया। वापस तैयारी की और 2024 में आप वापस 152 ऑल इंडिया रैंक लेकर आए हैं। तो देखो यस। डियर स्टूडेंट्स, आपको इनकी इन बातों से ये सीखने को मिलता है कि 2021 में पास आउट हुए, तब इन्होंने कोई गेट के बारे में ऐसा सोचा नहीं था। 2022 में ड्रॉप लेके इन्होंने गेट का एग्जाम दिया।
1250 रैंक लेकर आए, जो कि एक अच्छी खासी रैंक होती है, इसके थ्रू इनको अच्छा एनआईटी मिल सकता था। लेकिन फिर भी इन्होंने चाहा कि मुझे और अच्छी रैंक ले आनी चाहिए। इन्होंने 2023 का गेट दिया, अनफॉर्चुनेटली गेट 2023 में इनका रैंक और बेकार हो गया। तो ये तो बहुत डिमोटिवेटिंग फैक्टर रहा होगा उनके लिए कि भाई मेरी तो रैंक और खराब हो गई। लेकिन ये वहां नहीं रुकी, उसके बावजूद भी गेट 2024 दिया, प्रिपरेशन किया सीरियसली, और गेट 2024 में 152 रैंक लेकर आए। तो कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी, कि जिसमें अप एंड डाउन्स भरे हुए थे, लेकिन फाइनली एक अच्छी रैंक लेकर आए। तो अंकिता, ये जो आपकी जर्नी रही, इसमें मुझे ये चीज़ जानने की ज़रूरत है और स्टूडेंट को भी जानने की ज़रूरत है कि इतने अप एंड डाउन्स आए तो आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? सर मेरा जो भाई है वो भी ईएससी रैंक होल्डर है। ओके। और सर मेरे पापा बहुत ज्यादा इन सब में मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं, इस साल नहीं हुआ तो अगली साल हो जाएगा। प्रिपेयर करते हैं, जो कंसिस्टेंट रहेगा, जो पेशेंस रखेगा, उसका होता ही है। ही ओके। वाज लाइक दैट कि मुझे बस इतना पता है कि पेशेंस रहोगे तो होगा। तो सर डिमोटिवेट मैं लास्ट टाइम बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि मैंने इतना कम रैंक एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट मुझे लगा कि एक साल और अच्छे से इसको प्रिपेयर, कहीं ना कहीं मैं लैग कर रही हूँ, तो सर मैंने और अच्छे से प्रिपेयर किया, एक साल पूरा डेडिकेटली प्रिपेयर किया, तब जाके मतलब ये काफ़ी रैंक हद आई। तक आपकी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट मिला है, जो जनरली लोगों को कई बार मिल नहीं पाता है। यस। तो मैं तो चाहूँगा ये जो वीडियो है, जो भी पेरेंट्स लोग देख रहे हैं, तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनको अपने जो भी बच्चे हैं उनको बैक करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। पहले जानना चाहिए कि उनके मन में चल क्या रहा है। अगर वो रियली डिज़र्व करते हैं और वो उनको लगता है कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो रियली फैमिली को उनको सपोर्ट करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन फाइनेंशियल कंडीशन आई एम सेइंग। तो अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो उन्हें अपने बच्चों को बैक करना चाहिए, सो दैट वो भी अंकिता की तरह कोई अच्छा अचीव कर सकें, अच्छी रैंक लेकर आ सकें। तो अंकिता, जब आपकी 152 रैंक आई तो सबसे पहले आपने किसको बताया था, आपका कैसे एक्सप्रेशन थे इस रैंक के बाद? सर मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि 200 तक रैंक जाएगी, बट मेरे भैया ने पहले ही बोल दिया था कि 150 150 ही आएगी। तो ओके। सर सबसे पहले मैंने कॉल मम्मी को किया था मेरी, अच्छा। क्योंकि मम्मी को किया था और फिर उधर ही पापा बैठे थे, तो पापा का तो वो लोग तो बहुत खुश थे सर। अच्छा, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश थे। हाँ। ओके। और भैया ने मुझे फिर खुद ही कॉल करके बताया था कि आप तुम्हारी 152 रैंक आई, उसने खुद ही रिजल्ट देख लिया अच्छा, था। उन्होंने चेक किया था आपका रिजल्ट। हाँ, उन्होंने चलो, ये तो रिजल्ट बहुत चेक। बढ़िया है। अच्छा, जैसे आप प्रिपरेशन करते थे, तो प्रिपरेशन में जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट बोर जरूर हो ही जाता है। कभी कभी लंबी पढ़ाई करते करते फिर उसको लगता है कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो जब आप ऐसा कभी फील करते थे तो आप क्या करते थे, सो दैट आप मतलब अपना पेस मेंटेन करके रखे रहें और अपने मेंटल स्टेटस को भी प्रॉपर बनाए रखें? यस सर, होता ये था कि हमारा जो शेड्यूल होता है स्टूडेंट्स का, वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में हम रखते हैं कि हाँ इतने टाइम पे उठना है, इतने टाइम, तो वही शेड्यूल फॉलो करते करते एक पॉइंट के बाद हम बोर हो जाते हैं। तो हाँ। सर मेरे फ्रेंड्स मेरे काफी थे यहाँ अच्छा। पे, जिनके साथ हम लोग ऐसे शाम को कहीं निकल गए, तो सर वो मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग होता था। हम्म। कहीं बाहर जाके अगर आ गए तो आप अच्छे से कोई भी चीज को अपने माइंड में कैरी कर सकते हो। और ओके। मेरे पेरेंट्स सबसे ज्यादा, मुझे अगर कभी भी डिमोटिवेटेड फील होता था या बोर फील होता था, तो मैं सबसे पहले अपने डैड को या अपने मॉम को कॉल करती थी, और मेरा ब्रदर भी सर। मतलब आप जब भी बोर हो रहे हैं तो आप अपनी फैमिली से ज़रूर कनेक्ट होइए, और आप फैमिली से जब बात करेंगे तो आपको हमेशा बेटर ही फील होगा। और फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। तो स्पेशली गर्ल्स के केस में तो ऐसा होता है कि उनका फैमिली से बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छा होता है, स्पेशली मदर से बहुत अच्छा होता है, और फादर तो फिर उसके लिए तो लड़की एक परी की तरह होती है। ठीक है। लेकिन अगर यही बात लड़कों के लिए आ जाए तो आपको क्या लगता है, जैसे आपके घर में भाई भी है, उसने भी कुछ अच्छा अचीव किया है, तो मतलब उनका भी कनेक्शन ऐसा ही रहता है फैमिली के साथ, अच्छा कि वो भी बात कर सकते हैं अच्छे से बॉयज़ के हाँ लिए? सर, हमारे घर में सर ऐसा है कि पापा ऑलवेज वेरी सपोर्टिव फॉर स्टडीज, तो हाँ मतलब पढ़ाई के मामले में तो सब बात कर सकते हैं। भैया का थोड़ा है, मतलब सब, हाँ हमारे घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सारी लोग सारी बात कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। पेरेंट्स इस मामले में काफी सपोर्टिव है। ओके। तो जैसे आपके जैसे रिजल्ट देखे तो गेट 2022 में बहुत अच्छा रिजल्ट था, गेट 2023 में एकदम से आपकी रैंक पीछे चली गई। तो फिर यस। आपने अपने आप को कैसे बांधा कि मुझे 2024 देना चाहिए और मैं एक अच्छी रैंक लेकर आ सकती हूँ, मतलब आपने कैसे डिसाइड किया कि आई शुड गो फॉर फर्दर ड्रॉप? सर जब 2022 में मेरी रैंक आई थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस टाइम मैंने ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं थे। मैंने 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, लेकिन सर मैंने बहुत क्रिस्प, मतलब एकदम
घुस के पढ़े थे, अच्छे से पढ़े थे कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई विल डू इट। फिर जब सर मैंने 1 साल वापस से प्रिपेयर किया तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स अपने कवर किए। बट सर इस जो कवरिंग में पूरा साल निकल गया और मैंने सर टेस्ट सीरीज नहीं लगाई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वही होता है, रिविजन नहीं हो पाया, टेस्ट सीरीज नहीं हो पाई। बस मैंने कवर कर लिया सिलेबस, बट मुझे लगता है जो डीपनेस होनी चाहिए, क्योंकि गेट का पेपर डीपनेस मांगता है। उसमें जब तक पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे हम सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं कर सकते। तो सर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स जो थे, जब मेरा 23 में नहीं निकला तो मैंने इस साल कुछ सब्जेक्ट्स अपने बहुत स्ट्रॉन्ग करने के ट्राई किए थे। जैसे सर मेरा ईडीसी मैंने सोचा था कि कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने बहुत जरूरी है अगर गेट का पेपर निकालना है। हाँ जी। तो सर मैंने कुछ और सर गेट के पेपर में एक भी सब्जेक्ट हम छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि बिल्कुल। होते ही 65 क्वेश्चन है। तो अगर उस और अब ऐसा है कि गेट बहुत अनसर्टेन होता जा रहा है, कभी ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कम क्वेश्चंस आ जाते हैं किसी सब्जेक्ट से। तो ठीक। सर एक भी सब्जेक्ट मैंने छोड़ा नहीं। ओके। तो मतलब हम्म स्टूडेंट्स के लिए यही एडवाइस है कि सारे सब्जेक्ट को कवर जरूर कीजिए, लेकिन साथ ही हम्म साथ कवर करने के साथ साथ टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। मतलब मैक्सिमम हम्म क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आप अपने कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में हमेशा रख पाएं। आप अपनी मिस्टेक्स जो भी टेस्ट सीरीज में करते हैं वो फाइनली एग्जाम में कमिट ना हो, तो पहले से ही आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप वही सेम मिस्टेक आप एग्जाम में ना करें। सो यही इनकी मतलब एक एक्सपीरियंस रही है गेट 2023 से, कि जिसमें इन्होंने कवर तो पूरा कर लिया लेकिन प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा नहीं की थी, है ना। और फिर 2024 में उस चीज़ को रेक्टिफाई किया और फाइनली आपने एक अच्छी रैंक अचीव कर ली है। तो राइट। तो अगर जैसे कोई स्टूडेंट 2025 या 2026 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको क्या ऐसी एडवाइस या पॉइंट्स या टिप्स बताना चाहेंगी, सो दैट वो एक अच्छा रैंक अचीव कर सकें, और जो मिस्टेक आपने की थी वो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स थी जो वो दोहराए ना। हम्म। तो सर सबसे पहले तो यही कि जैसे सर मैंने बताया कि मैं सबसे पहले ईडीसी से चालू किया था। ईडीसी मुझे सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट लगता था। ठीक। तो सर मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही डाला था कि बेस्ट ईडीसी लेक्चर्स ऐसे करके। हम्म। तो सर मुझे तब आपके यूट्यूब लेक्चर्स के बारे में पता चला अच्छा। था। तब तो सर मुझे लगता है ना, जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी डीपनेस में जाना बहुत जरूरी है। ये नहीं सोचना है कि मुझे ये सब्जेक्ट को 10 दिन में खत्म कर देना है। अगर उस सब्जेक्ट को आपको 15 से 20 दिन भी लग रहा है तो कोई बात नहीं है। जैसे सर अभी ऐसा है कि जो आप क्लास में कॉन्सेप्ट देते थे कुछ कुछ, हम्म। कि कुछ शॉर्टकट्स देते थे, हम्म। तो वो सर दिमाग में डालने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा है, तो हाँ। आपके खुद को शॉर्टकट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। हम्म। शॉर्ट नोट्स अगर आपको हेल्प करते हैं, मैं तो सर पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ती थी, हम्म। लेकिन बहुत लोगों को शॉर्ट नोट्स हेल्प करते हैं, तो वो भी हेल्प कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात सर, जब एक तो अपने कोर सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर हम नहीं बोल सकते कि हम रिलाई कर सकते हैं नॉर्मल सब्जेक्ट्स पे। ओके। तो कोर सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। और दूसरा सर टेस्ट सीरीज। बहुत से सर मैंने यहाँ पे भी मेरे फ्रेंड्स देखे हैं जो टेस्ट सीरीज नहीं लगाते कि कम मार्क्स आ जाएंगे। हम्म। बट मुझे लगता है सर कि टेस्ट सीरीज अभी एनालिसिस के लिए है, बस कि हमें कौन सा पोर्शन नहीं आता। अगर मुझे मॉस कैपेसिटर नहीं आ रहा है हम्म। तो मैं टेस्ट सीरीज के थ्रू ही मुझे पता चलेगा। ओके। तो सर यही सब मैंने टेस्ट सीरीज मैंने लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा लगाई थी। ओके। ओके। टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चे यही करते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं लगाते और रिवीजन नहीं करते हैं, बस आगे आगे का पढ़ते रहते हैं। तो वास्टनेस अगर कम रखें लेकिन डीपनेस ज्यादा रखें। ओके, डीपनेस ज़्यादा होनी चाहिए। ओके। सब्जेक्ट जैसे में। कि एक कॉमन बच्चों का एक डाउट रहता है, जैसे सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते चले जा रहे हैं, जब नवंबर हम्म, दिसंबर का टाइम आता है तो उस टाइम पर हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे होते हैं, और हमारे सिर पर 10 से 12 सब्जेक्ट का बोझ भी होता है। तो उस हम्म। टाइम पर कैसे अपने आप को मतलब हैंडल कर पाते हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, टेस्ट सीरीज भी देनी है, एग्जाम का भी एक फियर है, तो उस सबको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसका कोई आपके पास सॉल्यूशन है? सर मैं ऐसे करती थी, समझिए अगर मैंने ईडीसी पढ़ा और एनालॉग पढ़ा, ठीक। तो ईडीसी सर मैंने अगर 10 दिन पढ़ा है तो उसके बाद मैं एनालॉग जस्ट चालू कर देती थी, और फिर मैं उस एनालॉग जब मैं पढ़ रही हूँ उसी टाइम में ईडीसी के टेस्ट सीरीज लगाती थी, ओके। ताकि वो मेरे दिमाग में बैठता जाए। और सर कि मुझे नहीं लगता सर कोई भी सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज करना जरूरी है। आप टेस्ट सीरीज दीजिए, हाँ। आपको उससे पता चल जाएगा आप कहाँ लैग कर रहे हैं, क्योंकि सर पूरा रिवीजन में टाइम बहुत ज्यादा जाता है। ओके। और लास्ट के नवंबर दिसंबर में तो सर थोड़ा प्रेशर सब पे ही बनता है। हम्म। लेकिन हाँ, जिसने पूरे साल ऐसे 15-15 दिन करके रिवाइज किया है सब्जेक्ट्स को, हम्म। तो उसके लिए थोड़ा इजी पड़ जाता है। और शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से, और शॉर्ट नोट्स अगर बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के बीच में ना बने। सब्जेक्ट जब आप पूरा पढ़ लें, टेस्ट सीरीज लगा लें, जब आपको पता चले कि आप कहाँ लैग करें, वो शॉर्ट नोट्स में लिखें। मतलब शॉर्ट तो नोट्स बनाते समय आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए उस सब्जेक्ट का, कि एक बार कंप्लीट कर लिया, यस। क्वेश्चन कर लिए,
तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ अब मैं एक बेटर शॉर्ट नोट्स बना सकता हूँ कि किन किन पॉइंट्स पर मैं मतलब मिस्टेक करता हूँ, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर इंक्लूड होने चाहिए, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे फ्रिक्वेंटली PYQ आए हैं, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे टेस्ट सीरीज में भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देन योर शॉर्ट नोट्स विल बी हेल्पफुल आई थिंक। यस, यस सर। ओके। तो यस शॉर्ट सर। नोट्स का वैसे आपने तो नहीं बनाए, बट आप सजेस्ट सर सजेस्ट मैंने कर रहे कुछ हैं। सब्जेक्ट्स के लिए बनाए थे, जिसमें फॉर्मूलेज ज्यादा थे। तो ओके सर मैं ये करती थी कि पहले तो सर मैं नोटबुक ही रिवाइज करती थी, पूरा ओके पूरा नोटबुक रिवाइज करती थी, कि मुझे ओके। लगता था कि नोटबुक एक बार दिमाग में होनी बहुत जरूरी है कि कहाँ कौन सी चीज लिखी हुई है। हम्म फिर सर जब टेस्ट सीरीज में देती थी, हम्म उसके बाद जब मैं पूरा, मुझे लगता था कि सब्जेक्ट अब मेरा कंप्लीट हो गया, मैं दूसरा सब्जेक्ट टच करने जा रही हूँ, हम्म। तो सर मैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाती थी विदाउट लुकिंग इन द बुक, कि ओके क्या क्या चीजें मुझे रिमेम्बर करनी है और क्या क्या मुझे देख के लिखना है एक्स्ट्रा। और सर थोड़े बहुत स्पेस उसमें छोड़ के रखने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में भी कभी कभी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं। ओके। तो तो ये कॉन्सेप्ट ही सर बेस्ट है रिवीजन के लिए, तो तो ये आई थिंक। स्ट्रैटेजी भी मिल रही है कि आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस भी छोड़ना चाहिए, सो दैट जब आपको कभी एक नया कॉन्सेप्ट मिले तो आप अपने नोट्स में उसको ऐड कर सकें, चाहे वो यस। आपका मेन नोट हो या आपका एक शॉर्ट नोट्स हो, उसमें एक स्पेस की जगह जरूर होनी चाहिए, राइट, सो दैट वी कैन ऐड इन द लेटर फेज। ओके, सो यस। दिस इज ऑल अबाउट द इंटरव्यू ऑफ अंकिता सिंह, ऑल इंडिया रैंक 152। इन्होंने इनसाइड स्टोरी बताई, कई ऐसे टिप्स बताए जो आपके लिए गेट 2025-2026 में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आपको इतने इंपॉर्टेंट टिप्स जब अंकिता ने दिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उनको कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करें, ये आपका एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और आप इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर हमने नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं, उन सारे नए कोर्सेज पर आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जिसको भी अगर गेट 2025 और 26 की एक सिस्टमेटिक तैयारी करनी है, मेरे गाइडेंस में, अंकित सर के गाइडेंस में, भीमा शंकर सर के गाइडेंस में, इन सब के इंक्लूडेड गाइडेंस में आपको, और एग्जाम दोस्त की कंप्लीट टीम के गाइडेंस में अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो आप 30% डिस्काउंट के साथ अभी ही एडमिशन ले सकते हैं। और उस एडमिशन से आप अपनी प्रिपरेशन बहुत फास्ट स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट आप एक अच्छी रैंक अचीव कर सकें। सो थैंक यू अंकिता फॉर ज्वाइनिंग इन दिस इंटरव्यू। और आपने जो भी पॉइंट्स बताए वो स्टूडेंट्स के लिए वाकई में एक रामबाण की तरह काम करने वाले हैं। और आप जैसी जो स्टूडेंट हैं, गर्ल्स हैं, वही एक रियल नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है, जो इस टाइप से अच्छी मेहनत करके 4-4 साल मतलब मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1 साल मेहनत किया और फिर उसके बाद सोचा चलो कुछ नहीं, किसी कंपनी में जाके जॉब करते हैं। तो आप फेल नहीं हुए, आपने अपने आप की हार नहीं मानी और आप लगे रहे, और फाइनली आपको 152 रैंक मिली, मतलब आपको एक सक्सेस हासिल हुई। सो थैंक यू अंकिता फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।